निम्बल न्यूज, द ट्रुथ अनफोल्ड। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू 2018 के अपने भारत दौरे में 17 फरवरी को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संबोधन का समापन उन्होंने जय हिंद, जय भारत और जय इसराइल से किया। हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश होकर ताली बजाते रहे। इस्राएली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 1973 में बनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 1980 में। दोनों दक्षिणपंथी पार्टी हैं। दोनों खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती हैं। लिकुड पार्टी ग्रेटर इसराइल की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी के मातृ सदन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के भीतर से भी अखंड भारत की आवाज उठती रहती है। लेकिन क्या इस आधार पर भारत और इसराइल में वैचारिक समानता खोजना ठीक है? दोनों देशों के निर्माण बिल्कुल अलग हालात में हुए हैं। यहूदियों के लिए एक मुल्क और सुरक्षित ठिकाने के रूप में इसराइल का जन्म हुआ, लेकिन इसका संबंध केवल दुनिया भर में सताए गए यहूदियों से नहीं है। इसराइल की पहचान के भीतर राष्ट्रीय और धार्मिक अवधारणा निहित है। दूसरी तरफ भारत आज़ादी के बाद धार्मिक, भाषाई और जातीय विविधता आधारित लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। इस विचारधारा के कारण राष्ट्रीय पहचान पर मजहब दशकों तक भारी नहीं पड़ा। पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बना, यह एक तथ्य है। इसराइल यहूदियों का है, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। लेकिन भारत हिंदुओं का है, यह किसी पार्टी का एजेंडा हो सकता है। लेकिन भारत जिस विचारधारा से बना है, उसकी जड़ में ये बात नहीं है। तो फिर बीजेपी नेता या भारत की बहुसंख्यक हिंदू आबादी इसराइल के पक्ष में क्यों खड़े दिखते हैं? बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर खुलकर इसराइल के पक्ष में बोलते दिखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सोशल मीडिया पर इसराइल का समर्थन करने वाले ज्यादातर लोग हिंदू हैं। वहीं बड़ी संख्या में मुसलमानों का समर्थन फलस्तीनियों के साथ दिखता है। हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन सरकार की तरफ से इसराइल के समर्थन में कुछ नहीं कहा गया। भारत में इसराइल और फलस्तीनियों का मुद्दा इतना सांप्रदायिक क्यों है? जेएनयू में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. पाशा कहते हैं, 1980 के दशक में आडवाणी ने जो राजनीति शुरू की, ये उसी राजनीति का परिणाम है। बीजेपी हिंदुओं के बीच यह नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही है कि हिंदू बड़ी तादाद में हैं, फिर भी मुसलमानों का दबदबा है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। इसराइल की एक छवि मुसलमान विरोधी बनी है और बीजेपी भी मुसलमानों की उपेक्षा वाली राजनीति करती है। ऐसे में बीजेपी समर्थकों को इसराइल रास आता है। ए.के. पाशा कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति का प्रेम असल में यहूदियों से नहीं रहा है। वे कहते हैं, मुसलमानों के विरोध के नाम पर ये इसराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन यहूदियों की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति में कोई मेल नहीं है। इसराइल में चाहे जितनी दक्षिणपंथी सरकार रहे, उनकी वैज्ञानिक सोच पर धार्मिक रूढ़ी और कट्टरता हावी नहीं होती। लेकिन भारत में हिंदुत्व की राजनीति की पोस्टर महिला और सांसद कहती हैं कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक हो जाएगा, और वो भी इसका सेवन करती हैं। पाशा कहते हैं कि यहूदी दक्षिणपंथ और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। वे कहते हैं, इसराइल अपने जीडीपी का 20% से अधिक शिक्षा पर खर्च करता है। हिंदुत्व की सरकार 2.5 से 3% में ही अटकी हुई है। साइंस और अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा नोबेल सम्मान पाने वाले यहूदी हैं। हिंदू आपको गिने चुने मिलेंगे, वो भी हिंदुत्व की राजनीति के घोर विरोधी लोग होंगे। हिंदुत्व की राजनीति मध्यकालीन सोच से आगे नहीं बढ़ पा रही है, जबकि यहूदियों के बनाए तकनीक से अरब के देश समंदर से पानी साफ करके पी रहे हैं। मध्य पूर्व में यहूदी मुल्क इसराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया, यानी भारत की आज़ादी के लगभग 1 साल बाद। यहूदी मूल रूप से फलस्तीनी इलाके के थे। पहले विश्व युद्ध के बाद फलस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी वापस आने लगे, जबकि यहाँ अरब के लोग रह रहे थे। अरबों के बीच डर पैदा होने लगा कि उनकी ज़मीन पर यहूदी बस रहे हैं। अरबों ने यहूदियों के आने का विरोध किया और उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र फलस्तीन की मांग की। लेकिन 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार के कारण उनका आना जारी रहा और 1940 के अंत तक फलस्तीनी आबादी में आधे यहूदी हो गए।
1937 में ब्रिटिश शासन ने पील कमीशन का गठन किया ताकि इस समस्या को दो मुल्कों का गठन कर सुलझाया जा सके, एक मुल्क अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने समस्या को सुलझाने के लिए अगले 10 साल में अरबों के लिए एक मुल्क का गठन और यहूदियों के आने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार यहूदियों ने इसे नकार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर हो चुका था और उसे लगने लगा कि वह इस समस्या को सुलझा नहीं पाएगा। ऐसे में उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वही इस जटिल समस्या को सुलझाए। इसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पास किया और एक यहूदी मुल्क बनाने का रास्ता साफ हुआ। मई 1948 में डेविड बेन ग्यूरिन ने स्वतंत्र देश इसराइल की घोषणा की और वही इसराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। इस नए नवेले देश पर बनने के बाद ही मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने हमला कर दिया। अपने गठन के बाद से इसराइल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों से युद्ध में शामिल रहा। भारत और इसराइल के राजनयिक संबंधों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। भारत ने इसराइल के बनने के तुरंत बाद उसे एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में मान्यता नहीं दी थी। भारत इसराइल के गठन के खिलाफ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ वोट किया था। भारत के समर्थन के लिए मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टीन ने नेहरू को पत्र लिखा था, लेकिन नेहरू ने आइंस्टीन के खत को भी नकार दिया था। आखिरकार 17 सितंबर 1950 को नेहरू ने इसराइल को मान्यता दी। नेहरू ने कहा था कि इसराइल एक सच है। उन्होंने कहा था कि तब इसलिए परहेज किया था क्योंकि अरब देश भारत के गहरे दोस्त थे और उनके खिलाफ वो नहीं जा सकते थे। हालांकि मान्यता देने के बाद भी भारत ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। भारत ने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इसराइल से दूरी बनाए रखी। भारत को 1947 में आज़ादी के बाद आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से फंड की जरूरत थी। दोनों तरफ अपने गठन के बाद से ही इसराइल अमेरिकी खेमे में था। वहीं भारत गुट निरपेक्ष की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा था। यह नीति किसी भी खेमे में शामिल होने के खिलाफ थी। तब भारत का अरब वर्ल्ड से अच्छा संबंध था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतें अरब वर्ल्ड से पूरी कर रहा था और बड़ी संख्या में भारत के लोग भी अरब के देशों में नौकरी कर रहे थे और इन्हें भारत में विदेशी मुद्रा भेजने का अहम स्रोत माना जाता था। दूसरी तरफ शीत युद्ध के अंत के बाद भी दुनिया की तस्वीर बदल गई थी। तब तक भारत के सैनिकों को हथियारों की आपूर्ति सोवियत यूनियन से ही होती थी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद भारत को भी सैन्य आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। ऐसे में इसराइल और अमेरिका भारत की ज़रूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन भारत का संबंध अमेरिका के साथ शीत युद्ध से ही सामान्य नहीं था। अमेरिका की दोस्ती तब पाकिस्तान से थी क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। ऐसे में भारत यूएसएसआर के पतन के बाद भी रूस का करीबी रहा। दिलचस्प यह है कि अरब देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद अरब लीग से भारत को कश्मीर के मसले पर समर्थन नहीं मिला। हमेशा इस मामले में अरब लीग पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। 1978 में इसराइल का मिस्र और अन्य अरब देशों के साथ कैंप डेविड समझौता हुआ। इसके तहत अरब के कुछ देशों ने इसराइल से राजनयिक रिश्ता स्थापित करने का फैसला किया। भारत को कैंप डेविड समझौते से भी इसराइल को लेकर अपनी नीति बदलने में मदद मिली। 23 जनवरी 1992 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव JN दीक्षित ने इसराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की घोषणा की। 24 जनवरी 1992 को चीन ने इसराइल से राजनयिक रिश्ता कायम कर लिया था। केंद्र में पहली बार बीजेपी की नेतृत्व में सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इसराइल के साथ रिश्ते और गहरे हो गए। वाजपेयी के शासनकाल में इसराइल के साथ आर्थिक, सामरिक, विज्ञान, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। वाजपेयी सरकार में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय दौरे हुए। 1992 में इसराइल से राजनयिक संबंध कायम होने के बाद भारत की ओर से पहली बार सन 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इसराइल का दौरा किया। इस दौरे में आडवाणी ने फलस्तीनी नेता यासिर अराफात से गजा में मुलाकात की थी। इस दौरे में आडवाणी ने इसराइल से परमाणु सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी।
इसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री एरियल शरॉन 2003 में भारत दौरे पर आए और यह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अहम साबित हुआ। रूस के बाद आज की तारीख में इसराइल भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2017 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के दौरे पर गए और यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इसराइल दौरा था। अब तक कोई भी भारत से उच्च स्तरीय नेता इसराइल जाता था तो फलस्तीनी क्षेत्र में जरूर जाता था, लेकिन मोदी इस दौरे में फलस्तीनी इलाके में नहीं गए और ना ही इस दौरे में फलस्तीनियों का एक बार भी नाम लिया। हालांकि 2018 में मोदी अलग से फलस्तीन इलाके में गए। कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के करीब लाने में इसराइल का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका में यहूदी लॉबी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और बीजेपी शासन में भारत की इस लॉबी से करीबी रहती है।